नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप द लोक नीति देख रहे हैं। मैं दिल्ली पुलिस को डंके के चोट पे रगड़ने जा रहा हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे किसी ने बात नहीं की है। ये पूरी खबर सिर्फ दिल्ली पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आधारित है और पूरी रिपोर्ट में इसी के इर्द गिर्द तैयार की गई है। इस खबर के कैनवास में दूर दूर तक किसी नेता का बयान या किसी तरह के मीडिया ट्रायल को महत्व नहीं दिया गया है। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुक्रवार शाम का वक्त दिल्ली में सर्द हवाओं के बीच जगह जगह आज़ादी के नारे से दिल्ली का राजनीतिक पारा चढ़ रहा था। घटना को 120 घंटे से ऊपर हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी थी। बतौर मीडिया एक तरफ आलोचकों की एक जमात थी जो गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस से लगातार प्रश्न कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अपनी नागरिकता बोध से अनभिज्ञ लोग हिंसा का इसलिए समर्थन कर रहे थे क्योंकि हिंसा में बुरी तरह से कूटे गए लोगों की विचारधारा उनसे भिन्न है। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या था जो किसी ने नहीं बताया और हम बताने का दावा कर रहे हैं। चीजें बारीक हैं लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो वर्तमान में दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता को संदेह के कटघरे में खड़ा करती हैं। बात ऐसी है कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 मिनट 48 सेकंड की थी जिसको संबोधित कर रहे थे दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता MS रंधावा। उन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक एक शब्द का पीछा नहीं छोड़ा था। वो शब्द था कि ये हमारी शुरुआती जांच है। इसी बीच 2 मिनट और 16वें सेकंड पर एक शब्द आता है, प्रॉपर पर्सपेक्टिव। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता जोर देते हुए इस बात को कहते हैं कि यह हमारी शुरुआती जांच है और इसे मीडिया प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखे। टीम लोक नीति ने यह कहना मान लिया और पूरी कॉन्फ्रेंस का प्रॉपर पर्सपेक्टिव ढूंढ निकाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 6वें मिनट से लेकर 11 मिनट 21 सेकंड तक क्या हुआ। पुलिस ने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहकीकात और आरोपियों के पहलू पर कुल 15 मिनट 42 सेकंड तक बात की। बाकी के 8 मिनट और 6 सेकंड में पुलिस ने अपने फाइंडिंग्स पे बात की कि उसने क्या प्राप्त किया है। इस 15 मिनट 45 सेकंड में दिल्ली पुलिस ने लेफ्ट ओरिएंटेड लोगों पर या उनको आरोपी घोषित करने के मुद्दे पर 5 मिनट 21 सेकंड खर्च किए। इस 5 मिनट 21 सेकंड में पुलिस ने जो बताया वह कहा हम सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि अब स्ट्राइक पर दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता नहीं थे बल्कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे दिल्ली पुलिस के SIT के हेड जॉय तिर्की थे, जिनके मुखारबिंद से यह बात निकलकर आई कि दरअसल यह मामला 5 तारीख के शाम को JNU के लाल दीवारों से कूदकर बाहर जरूर आया, लेकिन इससे पहले इसने अपना रंग 3 जनवरी 2020 से ही दिखाना शुरू कर दिया था। ज्ञात हो कि 28 अक्टूबर 2019 से JNU की फी हाइक को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है JNU। इस बीच विंटर सेशन का रजिस्ट्रेशन होने का समय आ गया। स्ट्राइक कर रहे छात्रों की मांग थी कि कोई भी छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में रजिस्ट्रेशन ना करे, लेकिन कुछ छात्र अपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को रोकना नहीं चाहते थे, जिसके बाद JNU के लोगों ने उनको रोकने के लिए सर्वर रूम को डैमेज करने की कोशिश की। इस बीच वहां पर सर्वर रूम में मौजूद लोगों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR नंबर 3 दर्ज की है जिसमें JNU जिसमें लेफ्ट ओरिएंटेड 4 स्टूडेंट यूनियन का नाम दिल्ली पुलिस प्रमुखता से ले रही है। उनके 8 सदस्यों पर कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें असॉल्ट, क्रिमिनल, इंटिमिडेशन और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान की धाराएं शामिल हैं। लेकिन प्रश्न ये है और वाजिब प्रश्न है कि दिल्ली की SIT ने FIR नंबर 3 को 5 तारीख के बाद क्यों दर्ज किया, जिसके अंतर्गत JNU के लोगों को मारा गया। उससे पहले 50 घंटे से ऊपर दिल्ली पुलिस किसका इंतजार कर रही थी। यहां तो पुलिस जवाब दे सकती है कि किसी ने शिकायत नहीं की, तो यह सवाल खत्म नहीं हो जाता बल्कि शिफ्ट हो जाता है कि JNU प्रशासन की तरफ से JNU प्रशासन ने इस मामले में 3 दिन तक पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई, क्यों उन्होंने 5 तारीख के बाद दर्ज कराया। अगर JNU प्रशासन ने इसे छोटी घटना समझ के दरकिनार कर दिया था तो 5 तारीख वाले दिन बड़ी घटना की बड़ी शिकायत के बजाय इस पुरानी छोटी घटना की शिकायत अचानक क्यों याद आ गई। अभी तक दिल्ली SIT के हेड जॉय तिर्की फॉर्म में आ चुके थे, बहुत देर हो गए थे क्रिच पे। इस बीच उन्होंने 4 तारीख की घटना का कथावाचन प्रारंभ किया जिसके अनुसार 4 तारीख के दोपहर के वक्त JNU के सिंपैथाइजर, शब्दों का गौर करिए, शब्द उनके हैं, सिंपैथाइजर एक्टिविस्ट सर्वर रूम में जाकर कांच और एल्युमिनियम का दरवाजा तोड़कर सर्वर रूम को जमकर में तोड़फोड़ कर देते हैं। वो हल्क हो गए थे। वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज से हाथापाई करते हैं, सर्वर रूम को तहस नहस कर देते हैं, उसके बाद वहां से निकलकर चले जाते हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस ने FIR नंबर 4 दर्ज की है। इसमें भी FIR नंबर 3 के तहत की तरह सेक्शन 3 और अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन प्रश्न तो यहां भी है और प्रश्न वाजिब है कि 4 तारीख को भी इतनी बड़ी घटना का FIR 5 तारीख वाली सबसे बड़ी घटना के बाद क्यों दर्ज की गई। पहले क्या हो रहा था, इसका जवाब कौन देगा।
करीब 5 मिनट 21 सेकंड के ताबड़तोड़ एकालाप यानी कि मोनोलॉग के बाद कथा में सबसे अहम प्रसंग का जिक्र आ ही गया। सभी सवालों का जवाब शायद मिलने वाला था। 2-4 लोगों ने जब गलती से थोड़ी पत्रकारिता दिखाने की कोशिश की तब दिल्ली एसआईटी प्रवक्ता की डपट ही पत्रकारों को चुप कराने के लिए काफी थी। हमेशा स्ट्राइक पर आने वाले दिल्ली पुलिस प्रवक्ता कहीं गए नहीं थे, वहीं कहीं पीछे खड़े थे। तो क्या मजाल इन पत्रकारों की कि उनके प्रेजेंस में या उनके मौजूदगी में एक भी प्रश्न कर लेते। खैर 5 तारीख की घटना पर आखिरकार पुलिस आई तो, लेकिन शाम वाली घटना में आने पर अभी भी कसर था। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सुबह की घटना का कथा सुनाया जो इस प्रकार है। दिल्ली पुलिस के अनुसार सुबह 11:30 बजे 4 छात्र बेचारे, ये शब्द दिल्ली पुलिस के हैं, 4 छात्र बेचारे स्कूल ऑफ सोशल साइंस के आसपास एक बेंच पर बैठे हुए थे और रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान हो रहे थे। तभी अचानक जेएनयू के लोग वहां आ जाते हैं और उन 4 बेचारों को पीटने लगते हैं। कमाल की बात है कि दिल्ली पुलिस को यह पता है कि इन बेचारों को पीटने वाले जेएनयू के लोग थे, लेकिन जो पीटे गए वो बेचारे कौन थे ये दिल्ली पुलिस को नहीं पता है। पहली बार पुलिस ने इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि मार खाने वाले के बारे में पुलिस को कुछ नहीं पता है और मारने वाले के बारे में पुलिस पक्का वाला श्योर है। अगर पुलिस को नाम पता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बताया गया और इस मामले में एफआईआर नंबर 6 दर्ज की गई। अब आते हैं शाम के प्रसंग पर। पुलिस के अनुसार दोपहर करीब 3:45 पर जेएनयू के लोग दोबारा पेरियार हॉस्टल में जाते हैं और पहले से सुनियोजित प्लान के तहत कुछ स्पेसिफिक दरवाजों पर दस्तक देते हैं और उससे छात्रों को निकालकर पीटते हैं। पुलिस जिस वीडियो के हवाले से इस बात का मुस्कुराते हुए दावा कर रही है कि जेएनयू के इन छात्रों ने पेरियार हॉस्टल में मारपीट की है, उस वीडियो में मारपीट का कोई प्रसंग नहीं है। दिल्ली पुलिस की जय। साथ साथ मध्यम से मुस्कुराहट के साथ एसआईटी के हेड वीडियो में दिख रहे सभी छात्रों की यूनियन का नाम बताना कतई नहीं भूलते हैं। आयशी घोष को मैडम कहते हुए संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये इस ग्रुप को लीड कर रही थी। तो प्रश्न उठता है और वाजिब प्रश्न उठता है कि वीडियो देखकर यह कैसे तय किया जा सकता है कि कौन लीड कर रहा था और कौन नहीं। दूसरा वीडियो में दिल्ली पुलिस ने जो देखा सो देखा, लेकिन इस बात को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस यह भी बोल जाती है कि इस दौरान दिल्ली पुलिस के जवान सादे कपड़ों में घटनास्थल पर मौजूद थे और बीच बचाव कर रहे थे। तो प्रश्न उठता है और वाजिब प्रश्न उठता है कि दिल्ली पुलिस के सादे कपड़े वाले जवान आयशी घोष मैडम और उनकी टीम को वहां से गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए। अगर सबको नहीं कर सकते तो किसी एक को कर लेते। अगर किसी को नहीं किए, कर नहीं पाए, तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर 5 तारीख के घटना के बाद क्यों दर्ज कराई। और जैसा कि सबको पता है कि इस घटना की एफआईआर दिल्ली पुलिस के जवान ने कराई है, तो वह जवान 5 तारीख की शाम वाली हिंसा से पहले कहां था और क्या कर रहा था। दिल्ली पुलिस ऐसे कैसे झूठ बोल सकती है। क्या दिल्ली पुलिस को भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में जानकारी थी कि सब कुछ हो जाने के बाद हम बल्क में एफआईआर दर्ज करेंगे। आखिर दिल्ली पुलिस किसका इंतजार कर रही थी। यहां तो दिल्ली पुलिस को किसी के शिकायत का इंतजार तो नहीं करना था, क्योंकि एफआईआर अल्टीमेटली उसी के जवान को ने दर्ज कराई है, उसी को कराना था। दिल्ली पुलिस झूठ बोलकर कैसे निकल सकती है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस 5 दिन ये कर रही थी कि सब कुछ ऐसे पेश किया जाए कि ऐसा लगे कि सब प्रॉपर पर्सपेक्टिव में है। तमाम और वायरल वीडियो के आधार पर अभी तक उन नकाबपोश गैंग के कुछ लोगों की पहचान नहीं की जा सकी। इनफैक्ट कुछ ही लोगों की जा सकी है और बहुत सारे लोगों को नहीं की जा सकी है। तो दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के सभी लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जिसके कम और अधूरे वीडियो हैं। यहां तक कि जेएनयू के सभी आइडेंटिफाइड लोग किस यूनियन से एफिलिएटेड हैं यह भी पता कर लिया। वहीं दूसरी तरफ नकाबपोश गैंग के आइडेंटिफाइड आरोपियों के यूनियन के बारे में दिल्ली पुलिस कुछ पता नहीं कर पाई। कमाल की बात है। कमाल की बात तो यह भी है और आश्चर्य की बात भी है कि 5 तारीख की हिंसा में जिस एबीवीपी पर आरोप लग रहा है उसका नाम दिल्ली पुलिस ने 23 मिनट 48 सेकंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी बार नहीं लिया। इसके अलावा उसके बाद जांच के तरीके पर भी और दोहरे मापदंड पे हमने चर्चा तो कर ली, हमने बता दिया, आपको समझा दिया कि कितना दोहरा मापदंड अपनाया गया, लेकिन ये सवाल अभी भी रह गया है। वो सवाल क्या है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के दबाव में काम कर रही है कि नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस एक पक्ष के लिए इतना सॉफ्ट क्यों हो रही है और दूसरा पक्ष जिसको दिल्ली पुलिस विलन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उस तर्क जो रख रही है वो तर्क बचकाने हैं और गढ़े हुए लगते हैं।
क्या आपको नहीं लगते? अगर लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस तरह के तमाम कवरेज के लिए, रिसर्च वर्क के लिए बहुत मेहनत से तैयार किया गया। 8 घंटे 3 लोगों की टीम ने इस पे काम किया है, उसके बाद हमने फैक्ट कलेक्ट किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द लोकनीति के साथ बने रहें। धन्यवाद।